हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शैंकी भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक शानदार लाजवाब जबरदस्त क्लास में। कंटिन्यू करते हैं पीजीटी 2022 का 2022 का जो पीजीटी का मैथ्स का सेक्शन था वो हम कंप्लीट सोल्व कर रहे हैं। होप आपने पहली वीडियो देखी होगी, आपको काफी अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 119 तक कराए थे, 1120 है, ठीक है। कन्वेक्स सेट ऑफ ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज ए कन्वेक्स पॉलीहेड्रन आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। देखो ये हमें अलग से भाई एलपीपी दिख रही है। अब इसमें जब हम x की वैल्यूज कुछ भी रखते जाएंगे तो एलपीपी में, तो उसमें क्या रहता है, x की जितनी भी वैल्यूज होंगी तो एक तो पॉइंट एटलीस्ट होता ही होता है जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। एक एक्सट्रीम पॉइंट ऐसा होता है, दो भी एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं, तीन भी एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि सारे ही एक्सट्रीम पॉइंट सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे, बट एटलीस्ट एक जरूर होता है, ठीक है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 121। ये दे रखी है, रिंग दे रखी है और इसका सेट दे रखा है 0 1 2 3 4 5। एडिशन मॉड्यूलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ऑफ 6 इज ए। तो देखो हमें ये तो दिख रहा है, हमें 2 3 6, ठीक है, 3 चौक 12। देखो ये आंसर क्या रहेगा, इसका 1 रहेगा। कैसे आएगा इसका आंसर, देखो ये रिंग दे रखी है। जब रिंग विद जीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है, रिंग विद जब जीरो डिवाइजर्स के साथ रिंग होती है और नॉन जीरो के साथ होती है रिंग विद जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो जब रिंग विद जीरो डिविजर्स होती है तो उसमें क्या होता है कि ना तो ए और बी, मान लीजिए ए और बी बिलोंग्स टू आर जो हमें दे रखा है, ठीक है। ना तो ए जीरो हो और ना बी जीरो हो, बट दोनों में से कोई भी जीरो ना हो, बट फिर भी अगर इनकी हम प्रोडक्ट्स से निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो से, मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑफ 7, तो रिमाइंडर आपका जीरो बचना चाहिए। कोई एग्जांपल देख लो, जैसे मान लिया 3 और 4 मान लिया, तो 3 और 4 एलिमेंट है भाई आर के, ठीक है, 3 और 4 एलिमेंट है आर के। तो 3 चौक 12 इनकी मल्टीप्लाई करी और इस मॉडुलो से हमने डिवाइड किया 6 से, तो 12 को जब 6 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया, 0। तो इसको सेटिस्फाई करेगी तो आगे मैं चेक करूंगा ये क्यों, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, रिंग विद जीरो डिविजर्स, ठीक है। इसमें विदाउट वाले में ए और बी जीरो होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट शानदार लाजवाब जबरदस्त क्लास आपकी रहने वाली है। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू बी बाई ए देन अंडर द रूट ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। देखो बहुत इजी है, इससे शॉर्ट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। कैसे करना है देखिए, 10x को बाद में देखेंगे, पहले आपको इसकी जिसकी वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू आपके सामने देख लेते हैं क्या है। अंडर द रूट ए प्लस बी, अंडर द रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अलग अलग आप कर सकते हो इसको, और प्लस में दे रखा है अंडर द रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो अगर आपने इस तरह के अगर क्वेश्चन सोल्व करे हैं तो आपको रैशनलाइजेशन वगैरह करते हो, एलसीएम वगैरह लेते हो और आप सोल्व करते हो। और मैं आपको बताता हूं एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त सोल्ट जो कभी भी फेल ना हो वो चीज, और वो क्या होता है, 2a बाय अंडर द रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये डायरेक्ट होता है इसका सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए और बी की जगह कुछ भी हो, बस आपको ये दिखने चाहिए कि ये अपोजिट है। यहाँ पर रूट 3 दे दे, रूट 2 दे दे, कुछ भी दे दे, एक पे रूट दे दे, एक पे रूट ना दे, कुछ भी वो दे दे, बट इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए 2a अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी होती है। अब ए की जगह और बी की जगह बस आपको और कुछ करना है ही नहीं। देखो 10x की वैल्यू क्या दे रखी है, 10x की वैल्यू दे रखी है b बाई ए। अभी 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कितनी वैल्यू b बाई ए। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है b, कोस एक्स की वैल्यू कितनी है a। मतलब a जहां पे लिख रखा है वहां आप कोस एक्स लिख सकते हो, b जहां लिख रखा है वहां पर आप साइन एक्स लिख सकते हो। बस पुट कीजिए और आंसर पाइए। ये 2a, a की जगह क्या लिखूंगा,
कोस एक्स अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर एक्स, माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये ऊपर रखा 2 कोस एक्स, नीचे किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2x। ठीक है, तो देखो भाई कोस 2x हो गया, अंडर द रूट आपका ये रह गया। ठीक है, यही आपका आंसर है 2 कोस एक्स अंडर द रूट कोस 2x। कुछ भी नहीं किया, बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन था। आपको इस रेशनलाइजेशन का पता होना चाहिए, ए की जगह बी की जगह नंबर सिस्टम में यूज होता है, हर एक जगह ये चीजें यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या ए की जगह 2 दे दे, बी की जगह अंडर द रूट 3 दे दे, कुछ भी दे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है, बस इतना होना चाहिए। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस, बस इतना होना चाहिए और आप डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। शॉर्टेस्ट वे है 2a अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कभी भी फेल नहीं होगा, इस बात की गारंटी है जब भी आपके सामने इस तरह की इक्वेशन बनेगी। तो बस हमने जो 10x की वैल्यू दे रखी थी b बाई ए, तो वहां 10x का फॉर्मूला पता है, 10x क्या होता है, साइन बाई कोस, साइन की वैल्यू b, कोस की वैल्यू a। तो जहां a था वहां पर कोस रखा, जहां पर b था वहां साइन रखा। ये कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा के, और यही ऊपर 2 कोस एक्स एज इट इज, यही आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला मीट ऑन। देखो ये तो थ्योरी है, ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए आंसर क्या आएगा, द डायरेक्ट्रिक्स। पर फिर भी एक बार बता देता हूँ, हो सकता है पैराबोला की आपको थ्योरी का रिवीजन करे हुए काफी टाइम हो गया हो, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये मान लीजिए कोई पैराबोला मैं बना देता हूँ ओरिजिन से, ठीक है, ये कोई पैराबोला, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, कोई फोकल कोड खींचनी है। अब फोकल कोड आपकी मर्जी है, आप ये फोकल कोड खींच दो, ठीक है, ये फोकस आ गया आपका फोकल कोड, जिसपे एक्स एक्सिस को टच करती है वो आपका फोकस होता है, ठीक है। और जहां पर पैराबोला को टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, ये आपके एक्सट्रीमिटीज हो गए, ठीक है। अब ये आपकी फोकल कोड हो गई। अब ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी, जितना आप चाहो कितनी भी फोकल कोड आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है, बट इस पॉइंट से आपकी जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है। मान लो कि एक और मैंने यहाँ पर खींच दी, ठीक है, ये फोकस हो गया। ये जो लेंथ होती है वो क्या होती है, ए। अब जो ओरिजिन से फोकस के बीच में होती है, जो इतनी ही डिस्टेंस पे, जो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये है ए, इतनी ही डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर एक फिक्स लाइन होती है, जिसके ऊपर जब हम यहाँ से मान लो कहीं जहां पे भी टच करती है, अगर यहाँ टच करती है एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो जब इनसे मैं टेंजेंट डालूंगा, इससे मैंने टेंजेंट डाला और इससे मैंने टेंजेंट डाला, यहाँ मीट कर गया, ठीक है, इससे मैंने टेंजेंट डाला, इससे मैंने टेंजेंट डाला, यहाँ मीट कर गया। तो ये जो फिक्स लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यही आपका आंसर है। इसने कहा था टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज, यहां से डालोगे तब भी इसी लाइन पे आएगी, यहां से डालोगे तब भी इसी लाइन पे आएगी, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो सेम रहती है इतनी ही दूरी पर। ये आगे पैराबोला का कंसेप्ट मैं आपको कराऊंगा भी एक और क्वेश्चन में, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। फोकस एट लेंथ ए होता है, इस तरफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस ए हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, द इनसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 1√3 0 0 2 0 इज। आपको इनसेंटर देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, और आंसर क्या आया था उसका, 1/1 और 1√3, यही आंसर आया था ना। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन था, कराया था, दोहरा देता हूं, बट अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है तो आपको ध्यान भी होगा, कुछ भी नहीं करना था उसके अंदर। इनसेंट आपका ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर आपके वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे 1√3 0 0 और 2 0।
ये आपके दे रखे थे। तो आपको इन सेंटर निकालना था। पहले हमने इन सेंटर के फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन भी इन सेंटर के कराए हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिएगा, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए वो यूजफुल है, ठीक है। तो हमने इनकी लेंथ निकालते हैं, उसके अंदर ए बी सी निकालते हैं इन सेंटर के फॉर्मूले में। तो मुझे इनकी लेंथ चाहिए होती है इन सेंटर निकालने के लिए। तो मैंने इनकी लेंथ निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से। 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1, और 0 में से √3 गया तो √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4 का अंडर द रूट कितना आ गया 2। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और 2 आ गया। इसमें से देखा तो भाई 2 में से 0 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का, और ये 0 में से 0 का कोई मतलब है नहीं, तो 4 का अंडर द रूट आ गया 2, ये भी 2 आ गई। इसको देखोगे 1 माइनस 0 1 आ गया, √3 का हो जाएगा, √3 माइनस 0 का √3, उसका स्क्वायर 3 और 1 4, 4 का अंडर द रूट 2। तो मैंने देखा तीनों ही इसकी डिस्टेंस बराबर आ चुकी है। इसका मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, वही उसका इंसेंटर, यही उसका सेंट्रोइड, यही इसका सर्कम सेंटर, यही इसका ऑर्थो सेंटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी सेंटर इसके एक पॉइंट पर होते हैं। तो अगर आप किसी का भी निकालोगे आंसर तो आंसर आपका सेम आएगा। तो बस कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान क्या है, क्योंकि इन सेंटर का फॉर्मूला क्यों लगाऊं मैं, सेंट्रोइड का लगा देता हूं, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। क्योंकि है तो पॉइंट वही, आने तो उसी के कोऑर्डिनेट है, चाहे सेंट्रोइड निकालो तो भी वही आएंगे, इन सेंटर निकालोगे तो भी वही आएंगे, या वो सर्कम सेंटर निकालोगे तो भी वही आएंगे। तो हमें इस तरह से काम करना है। तो जोड़ दो भाई इसको, बस 1 0 और 2, 1 और 2 3, 3/3 आ गया 1, ये आ गया आपका x वाला। ये जोड़ा 1 0 और 2, 1 और 2 3/3 मतलब 1 पॉइंट आ गया, ठीक है। ये कौन से में, इसमें और इसमें है, ठीक है। दूसरा देखो √3 और कुछ नहीं, √3/3, इसको आप क्या लिखोगे भाई, √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, तो ये कट गया तो क्या आ गया 1/√3, दूसरा आ गया 1/√3। देखो पिछली वाली वीडियोज आप देखते हो ना, जो मैंने डेज वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा रखी थी, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, और अच्छी वीडियो है, लगभग 80 to 85% मैंने वहां पे कंसेप्ट कवर आपके कर रखे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये है द नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने करा रखा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की वीडियो पे। तीन ही 4 वर्ड बनते हैं, एक स्कूल का बनता है, होनोलुलु का बनता है, गूगल का बनता है, सबकी मैंने प्रैक्टिस करा रखी है। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की फ्री वीडियो देखी है तो 30 डेज क्रैश कोर्स वाले में, तो आपका क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नहीं रुकेगा। देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। बाकी भाई बनाना है तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगे, जितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं भाई, 6 लेटर्स हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं, 6 लेटर हैं, तो 6 फैक्टोरियल। बट ये में क्या लिखते हैं, जितनी रिपीटिशन होती है, रिपीटिशन देखो ए की 3 रिपीटिशन है तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। एन की 2 रिपीटिशन है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो इसको, क्या आंसर आएगा इसका भाई बताओ। 6 5 4 3 फैक्टोरियल लिख दोगे, और ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज कटेगा, और इस 2 से 3 पे 5 और 20 दिए 60 आपका आंसर, ठीक है। तो ये करा रखा है, देखो ऑलरेडी जो मैंने कराया ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन आपको कराए थे जो आपके एग्जाम के लिए सुपर बेनिफिशियल होंगे, मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न होते हैं। और प्रीवियस पेपर का भी फायदा यही है कि अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हो तो आपके कुछ पैटर्न ऐसे तैयार हो जाते हैं कि 60 में से 20 क्वेश्चन तो बहुत आप इजीली कर लोगे, और 20 यहाँ से मिल जाए और 70 वहां से मिल जाए, क्योंकि वो इजी सेक्शन रहता है, उसमें से 70 आप ले लेते हो, तो आपका एस्टेट क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये भी करा रखा है, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं एग्जैक्ट, आप जाके देख सकते हो अगर नहीं कराया हुआ हो तो। बट तब आपको फील होगा करा रखा है कि जब आपने मेरे डेज एंड क्रैश कोर्स को परफेक्टली आपने फॉलो किया है। तो द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द पॉलीगन एंड साइड्स इज इक्वल टू, वैसे तो डायरेक्ट ही पता है हमें क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2, डायरेक्ट पता है। फिर भी अगर आप एग्जाम में भूल जाओ, ठीक है, तो आप पुट कर सकते हो। जैसे मान लो कि अब मैं चाहता हूं कि भाई ट्रायंगल के अंदर आपको डायगोनल, n क्या है साइड,
ठीक है, कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल होंगे। तो भाई एन की वैल्यू कितनी रखोगे, 3, 3 माइनस यहाँ पे 3 रखोगे, 3 माइनस 3 0, 0 और समथिंग 0, तो इसका मतलब ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। ठीक है, अच्छा फिर और कोई भी आपकी मर्जी है, ये सेटिस्फाई कर गया, आपकी मर्जी है, मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है 4, ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1 बटे में 2 ये, तो आपका आंसर आ गया स्क्वायर में कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल 2। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए n इंटू एन माइनस 3/2। पॉलीगन से क्वेश्चन आता ही आता है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, दोनों में आता है। रेस्ट आपका पॉलीगन का कराऊंगा, पॉलीगन अगर टाइम मिला तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताओ अगर ये ना करा रखा हो तो। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप सेट्स की डे 2 की जाके वीडियो देख लो अगर मैंने ये नहीं करा रखा हो तो। इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट इज 2 की पावर n। इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, समझाया भी था, हर एक चीज डिटेल में कराई भी थी, कहां से 2 की पावर n आती है, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ log 2, ये थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेटिव है बट कर लेंगे। देखो भाई, इफ log 2, ये किसमें दे रखे हैं, log 2 की पावर x माइनस 1, log 2 की पावर x प्लस 3, ये दे रखे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एपी की आपको पता है कंडीशन क्या होती है एपी की, 2b इक्वल टू a प्लस सी। लॉगरिथम के आपको 3 वैल्यू दे रखी है, तो हमें पता है एपी होता है 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो बस कुछ भी नहीं करना, बस यही तो करना है, 2b 2 इंटू बी क्या है, log 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू a प्लस सी। a क्या है log 2 और b a प्लस सी, c क्या है log 2 की पावर x प्लस 3, ठीक है। पर कुछ भी नहीं करना हमें, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा देनी है। यहाँ पर मैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, m log n होता है, n या इसकी पावर में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 की पावर x, log ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 की ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखो log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n, ये मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। लॉगरिथम की मैंने पूरा चैप्टर करा रखा है, उसमें ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। तो log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, ठीक है भाई यहाँ तक। अब कुछ भी नहीं करना, log से log काट दिया, ठीक है। अब क्या आया, 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। देखो अब देखो ये वाला अगर आप सोल्व करोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए 2 की पावर x को कुछ भी मान लो, a b c d z कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया 2 की पावर x को a मान लिया, ठीक है। तो देखो भाई a माइनस 1 का स्क्वायर आ गया इस तरफ, यहाँ क्या है 2 इंटू ए प्लस 3, ठीक है। देखो a माइनस 1 का होल स्क्वायर आप ओपन करते हो तो क्या आता है, a की 2 प्लस b की 2, 1 माइनस 2a इजिकल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2a प्लस 6, ठीक है। इस तरफ ले आओ सारी चीजों को, तो a स्क्वायर देखो 2a इस तरफ आएगा, माइनस 2a था, माइनस 2a और आज प्लस का इस तरफ अगर माइनस बन जाएगा तो माइनस 4a, ठीक है। ये प्लस का 6 है, इस तरफ अगर माइनस का 6 होगा, प्लस का 1 तो कितना बचेगा, माइनस का 5 इजिकल टू 0। बस आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनकी गुना आए -5 और जोड़ आए -4, तो क्या होंगे फैक्टर्स, -5 और 1। जब 0 में इक्वल में पुट करते हो, तो जब 0 के इक्वल पुट करते हो तो फैक्टर्स क्या बन जाते हैं, 5 और 1, 5 और 1 -1, ठीक है। बस इतना और कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपके पास आ चुकी है वैल्यूज जिसकी आपको चाहिए थी। देखो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और आपका आंसर आपके सामने। भाई हमने ये किसकी वैल्यूज आई है, a की वैल्यूज आई है, और a किसको माना है, 2 की पावर x को। 2 की पावर x की वैल्यूज क्या आई है, 5 और -1। माइनस में तो हो नहीं सकती, एक्सपोनेंशियल है लॉगरिथम, कभी माइनस में तो वो जाएगा नहीं। तो 2 की पावर x इक्वल टू क्या आ गया, 5। दोनों साइड लॉगरिथम ले लिया, log बेस टू द 2, और इस तरफ इसकी पावर x, और इस तरफ भी ले लिया log 2
बेस टू द 5, ठीक है। अब ये आपको पता है x, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, m log m की पावर n log m होता है, तो ये ले लिया log 2 बेस में इक्वल टू log 2 5, ठीक है, ये 2 5। ठीक है भाई, देखो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जब बेस सेम नंबर सेम है तो 1 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, log 2 log 5 बेस टू द 2, ठीक है। यही आपका आंसर है, क्या यही आंसर है, log 2 बेस टू 5, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना था, बस सिंपल हमारे पास यही था कि हमें प्रॉपर्टी पता थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और हमने वही पुट करी और आंसर वहां से निकाल लिया, बस माइनस को नेग्लेक्ट किया क्योंकि माइनस में होती ही नहीं है, तो हम निकालेंगे कहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय लाइंस ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ax, अच्छा a डैश एक्स बी डैश वाई प्लस सी, मतलब 4 आपको दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अच्छा ये लाइंस दे रखी हैं आपको 4 और ये परपेंडिकुलर होती हैं, इसने बताया है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो आपको इसकी बताना है कि कौन सा ठीक होगा। देखो भाई, सारी चीजें क्वेश्चन में छिपी हैं, आप देखोगे क्वाड्रिलेटरल मुझे बनानी है, ठीक है। अब वो क्वाड्रिलेटरल कौन सी बनेगी वो देखो, क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग तरह की होती है भाई, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, पर ये कौन सी बना रही है, देखो ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश। तो आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको सिखाया था क्या, ये लाइंस कैसी होती है जब इनके कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो ये लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। और ये दो लाइन देखो इनके भी सेम है, तो ये आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, ठीक है। और डायगोनल्स वो क्या बोला है, परपेंडिकुलर, तो अब ये स्क्वायर की तरह बन जाएगी, ठीक है, मर्जी आपकी है। ऊपर अगर मैं लिख दूं ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, तो नीचे वाली भी क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश, ठीक है, नीचे वाली लिख दी, क्योंकि ये आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि इनके कोफिशिएंट सेम है, ये आपस में पैरेलल होंगे, तो इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी, तो यहाँ पर क्या है, सेम ही है, a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस, बस कांस्टेंट अलग है, ठीक है। इसने क्या कहा कि इसके जो डायगोनल है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर काटते हैं। अब 90 डिग्री पर काटते हैं, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पता क्या करना है, इसके अंदर डिस्टेंस पता करनी है। तो देखो भाई सिंपल, अब डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के बीच में और ये वाली डिस्टेंस इन दोनों के लाइनों के बीच में, तो वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इन दोनों लाइनों के बीच में आप भाई इनका फॉर्मूला लगाते a माइनस ए बी माइनस बी वगैरह करके आप इनका निकालते डिस्टेंस, तो डायरेक्ट भी आप करोगे तो ये तो सेम ही है, आपस में कट जाने हैं, तो इस ये वाली लाइन और इस लाइन की जो डिस्टेंस आती है वो क्या आएगी, c ऊपर बस कांस्टेंट बचेगा c माइनस सी डैश अपॉन इनका जो कोफिशिएंट है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत जगह यूज है, उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। इस तरफ भी इनका भी सेम ही रहेगा, c माइनस सी वन अपॉन में इनका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर। अब भाई ये कांस्टेंट सेम है तो कट जाएंगे, तो ये आपस में इक्वल आ गए, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर, ठीक है, यही आपका आंसर। बस आपको डिस्टेंस निकालनी थी, आप किसी भी फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते थे। मैंने ये लाइन ए बी की इस तरह से निकाल ली डिस्टेंस, ठीक है, और स्क्वायर रूट, अच्छा स्क्वायर रूट ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो इससे स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड काट दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर, और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने।
फॉर एवरी नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाय। देखो भाई कुछ भी नहीं करना, हमें ये बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, क्या दे रखा था, देखो यहाँ पर 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। ठीक है, तो किससे डिवाइड हो सकता है ये हमें पता करना है। तो मैंने n की जगह वैल्यू 1 पुट कर दी, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। भाई पहले तो ये सारी चीजें जो भी फैक्टर बनेंगे उसी से मिलकर बनेंगे। n की जगह 1 पुट करो, n इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब कितना 81, एक पुट किया तो माइनस 8 और 9, तो आप 81 में से 8 9 17 गए, तो कितना आंसर आ गया 64। बस कुछ भी नहीं था, आपको n की वैल्यू पुट करनी थी। तो ये छोटे से छोटा नंबर है जो इस पूरी को डिवाइड करेगा। इससे बड़ा नंबर भी आ सकता है, बट उसने हमें छोटे की छोटी तरफ जाएंगे जब n की वैल्यू 1 पुट करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, n की वैल्यू 1 पुट करी और आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो ये भी बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने कराया भी है। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैंने 2 वीडियो डाल रखी है, एक कंसेप्ट की और एक प्रैक्टिस की। अगर आप एक तो डे वाले चैप्टर में, डे कोर्स में जो 30 डेज 30 क्रैश कोर्स में एपी की वीडियो है, बट उससे दूसरी एक और डाली थी ये हमारा टीजीटी क्लास फर्स्ट करके, वो आपने देखी है तो बिल्कुल उसमें एग्जैक्ट करा रखा है। बहुत सारे टीचर क्या कराते हैं कि इनमें से भाई 8 कॉमन लो, फिर 9 से डिवाइड करो, फिर उसको 10 बनाओ और सोल्व करो। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे इसे कैसे निकाल सकते हैं। भाई ये क्या है, इनकी nth टर्म है। nth टर्म का मतलब क्या है, ये लास्ट है, मतलब पहली टर्म भी इन्हीं से निकल के आएगी, दूसरी टर्म भी इन्हीं से निकल कर आएगी, n तक जाएगी। अगर मैं इनमें n इजिकल टू 1 पुट करूंगा तो कौन सी टर्म आनी चाहिए, पहली टर्म आनी चाहिए। बस देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हम n की वैल्यू 1 पुट करें और आंसर आ जाए। देखो मान तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 8/81 10 की पावर, n की जगह 1 पुट किया 10 की पावर 200 माइनस n की जगह 1 पुट किया 9 और माइनस 10। ठीक है, तो 10 में से 19 गया 81, 81 से 81 गया, ये आपकी फर्स्ट टर्म आपके सामने है। ऑप्शन के अंदर वैल्यू पुट करी n की वैल्यू, क्योंकि ये nth टर्म है, जब मैं 1 पुट करूंगा तो पहली टर्म आएगी, सेकंड अगर मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो 88 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो इसमें। तो आपको ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है ज्यादा से ज्यादा, यही चीज आपको आपके सिलेक्शन के पास लेकर जाएगी। होप आपने इस तरह क्वेश्चंस का पहली बार ऐसा सॉल्यूशन देखा है। अगर ऐसा सच है तो लाइक कीजिए, अगर आप इसको अप्रिशिएट करते हैं तो इन तरीकों को देखिए। वर्टिसेस दे रखे हैं एबीसी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी आर रिप्रेजेंटेड बाय, और सी दे रखा है 90 डिग्री का। देखो भाई कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ए बी और सी, क्योंकि सी दे रखा है 90 डिग्री का। ए का कोफिशिएंट क्या बोल दिया Z1, बी का कोफिशिएंट क्या बोल दिया Z2 और सी का कोफिशिएंट क्या बोल दिया, सी को बोल दिया Z3। इन तीन से कॉम्प्लेक्स नंबर से इनको रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप देख रहे हो आपको स्क्वायर दिख रहा है Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, और Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है आपको पता है, ऑप्शन की हेल्प लो और आंसर निकाल लो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ये वाला AC प्लस BC, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपको सिंपल हर एक बच्चे को पाइथागोरस का पता है। ठीक है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, इनके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए AC क्या है, AC है Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर, Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो भाई इस तरफ क्या था AB, इस तरफ था AB, ये क्या था Z1 माइनस
Z2 का। ये मॉडुलस इसलिए ले लिया है कि आपको प्लस माइनस का इशू ना आए, Z1 Z2 का कोई इशू ना हो कि किसमें से कौन सा घटा रहे हैं, कोई फर्क ना पड़े, इसलिए मैंने मॉडुलस ले लिया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन आपसे मैच हो रहा है Z1 माइनस Z2, ठीक है, बट यहाँ वाले नंबर्स आपके मैच नहीं हो रहे हैं। इसने पर बोला क्या है, वर्टिसेस ऑफ है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है कि ये दोनों जो आपकी साइड है वो इक्वल है, ठीक है, इनकी तो दोनों की लेंथ इक्वल है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मैंने एज इट इज रखा Z1 माइनस Z3, क्या मैं Z3 माइनस Z2 को भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 3? बताओ भाई, देखो ये वाली लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है, ये वाली, ठीक है, क्या इस लेंथ को और इस लेंथ को बराबर मान सकते हैं 3 और 2? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर मान सकते हैं तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ट्वाइस, ट्वाइस, क्योंकि दो चीज सेम आ गई, इसकी वैल्यू भी यही है, इसकी वैल्यू भी यही है, तो ट्वाइस आपके सामने आ गया Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। देखो अब हमें क्या करना है, हमें 2 भी आ गया हमारे पास, अब हमें इसकी वैल्यूज आपको चाहिए। वैसे तो आंसर आ गया आपका, 2 इसी में है, तो यहाँ पर भी आंसर आप टिक कर सकते थे, बट फिर भी अगर आपको करना है तो इसको आप क्या करोगे, ट्वाइस है तो अलग अलग कर लो, Z1 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3 मैं लिख सकता हूं ऐसे। अब देखो Z1 माइनस Z3 को क्या मैं Z3 माइनस Z2 लिख सकता हूं, मतलब इसको Z1 माइनस Z3 को क्या मैं Z3 माइनस Z2 लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों की लेंथ बराबर है, इसलिए आप लिख सकते हो Z3 माइनस Z2, ठीक है। बस यही आपका आपके सामने आंसर है, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z1 माइनस Z3, Z3 माइनस Z2, ये आपका पहला ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाई, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी यूज करी, दोनों साइड इक्वल होने की, इसकी जगह ये रखा, इसकी जगह ये रखा, और आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रूट, भाई ओमेगा वाला ये तो बिल्कुल मैंने आपको करा ही रखा था, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, इसके अंदर सिंपल एक ही तो चीज थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1। बस यही दोनों आपको यूज करने हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यही पुट करनी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से समझा रखा है, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कराई थी इस क्वेश्चन की, वो आपने होप सो देखा होगा, तो वहां से आप कर लोगे, ठीक है। देखो भाई जल्दी जल्दी करते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता, इसलिए कल लाइव आया था, उसमें भी बातें हो जाती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपका एग्जाम टाइम है तो जल्दी से जल्दी निकाला जाए। देखिए तो आपको ट्रायंगल दे रखी है, 2 ट्रायंगल दे रखी है, एक थीटा वाली और एक फाई वाली, एक थीटा वाली और एक फाई वाली, ये रही थीटा वाली, और एक और बना दो फाई वाली, ठीक है। आपसे टेन थीटा दे रखा है 1/7, 1/7, साइन थीटा दे रखा है 1/√10, 1/√10, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 7 का स्क्वायर 49, और 1 का स्क्वायर 1, 50 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 5√10, पापा 25, 5√2, 25 दूनी 50, पापा 25 दूनी 50, और इसका मैं क्या लिखता हूँ, इसका स्क्वायर 10 और इसका स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 का अंडर द रूट कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल पूरी हो चुकी है। तो आपको क्या चाहिए, ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन में चाहिए थीटा प्लस 2 फाई चाहिए, ठीक है। तो कोई कुछ भी मान लो, कोस वाला मान लो, साइन वाला मान लो, फॉर्मूला आप ओपन कर दो और आपका आंसर आपके सामने है, साइन थीटा प्लस 2 फाई। ये मान लीजिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, साइन थीटा कोस बी, कोस 2 फाई प्लस कोस ए कितना है, कोस थीटा, और साइन बी, साइन 2 फाई, ठीक है। ये चीज बस आपको कुछ नहीं करना। इसमें जो इशू आ सकता है, हमारे पास थीटा की तो वैल्यू आ जाएगी, पर हमारे पास 2 फाई की वैल्यू नहीं आएगी, और यहाँ से बस आपको 2 फाई की वैल्यू निकालने के लिए
कोस टू फाइव आप क्या करोगे, कोस टू फाइव, कोस टू थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फाइव है तो फाइव यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ साइन टू फाइव है, साइन टू फाइव का क्या यूज करेंगे, साइन टू साइन फाइव कोस फाइव, टू साइन फाइव कोस फाइव, ठीक है। बस आपके सामने अब सारी वैल्यूज हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको एंगल पुट करने हैं। साइन थीटा है, थीटा होता है 1/5√2, इसकी जगह 1/5√2 पुट कर दोगे। कोस टू फाइव की जगह कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे 7/5√2 और उसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस साइन स्क्वायर फाइव निकालोगे 1/√10 का स्क्वायर कर दोगे। मतलब बस वैल्यू पुट करनी है थीटा और फाइव की और आपके सामने आपका आंसर आएगा थीटा प्लस 2 का कितना 45। नहीं अब बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना, वो वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, उसमें कुछ गड़बड़ मत कर देना। हो जाएगा, ना हो तो फिर मेरे को बताना, अगली क्लास में सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, HCF बताना आपको 726 और 275 का। ऑप्शन मैंने देखे, ऑप्शन थे 11, 22, 33 और 55। तो ऑप्शन सीधा सीधा बता रहे हैं कि ये 11 के फैक्टर तो होंगे, ठीक है। मतलब 11 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 11 हाईएस्ट बताना है, पर इसका मतलब क्या, सब में 11 है तो 11 स्मॉलेस्ट जरूर है, ठीक है। मतलब 11 से दोनों भाग जरूर होंगे, आप करके देखोगे 11 6 66, 11 6 66, तो 726 गया 66 पे और 11 से 11 दूनी 22 और ये गया 25 पे, ठीक है। 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55। तो भाई देखो अब अगर मैं 55 की बात करूं, क्या 55 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 55 से 66 तो भाग होगा नहीं, 33 से 66 तो हो जाएगा, क्या पर 33 से 25 नहीं होगा, ठीक है, 22 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या ही आ गया आपका 11। बस सोच के आंसर निकालना था, पेन चलाना ही नहीं था कि इससे बड़े फैक्टर्स नहीं हो पॉसिबल है, सिर्फ 11 ही पॉसिबल है, क्योंकि 22 से ये डिवाइड नहीं जाएगा, 33 से ये डिवाइड नहीं जाएगा, 55 से ये डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमने यहां से करके देख लिया, जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 1/1 + 1² + 2² ये गई हुई है आपकी nth टर्म, आपको बतानी है। nth टर्म का एक और क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, शानदार लाजवाब जबरदस्त लगा, वही तरीका फिर से इस पर अप्लाई करूंगा और आंसर निकालूंगा। देखिए उसमें 8 + 88 + 888 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज किया था, इसमें भी ऑप्शन का यूज करेंगे। मतलब nth टर्म कौन सी होगी जिसमें मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो पहली टर्म आए, 2 पुट करूं तो दूसरी टर्म आए, बताओ कौन से में ट्राई करें भाई। 2n + 1/3 में पुट कर लेते हैं n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करी, 2 एकम 2 और 1 3, 3/3 1, क्या पहली टर्म आ गई, 1/1 आ गई, यही आपका आंसर है ना। खेल बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होगा, जिसने ये 9th का आपका अगर आपने RD शर्मा लगाया तो बहुत उसके अंदर एग्जैक्ट रिजल्ट आपको पता होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये सिचुएशन आपको दी गई होती है कि एक लैडर लगी है दीवार से, ये कुछ एंगल बना रही है, इसमें इसने क्या बोला है, एंगल बना रही है अल्फा, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, मान लो Q डिस्टेंस पे, तो थोड़ा सा नीचे करने के बाद ये एंगल बना देती है बीटा, और डिस्टेंस कितने पीछे हो जाती है P। ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, RD शर्मा की भी आपने प्रैक्टिस की तो बहुत सारे रिजल्ट आपको एज इट इज याद हो जाते हैं। इसका भी रिजल्ट जो P/Q का जो P एंगल बनाता है और जो Q एंगल बनाता है, तो Q एंगल बनाता है ये वाला अल्फा और P के साथ एंगल बनता है बीटा, तो अल्फा + β/2, मतलब आंसर आपका आता है 10 अल्फा + β/2। डायरेक्ट आपको रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो क्या करोगे, तो भाई हमें ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। देखो P किसके इक्वल होगा, इनको मान लोगे आप कुछ भी A B C D कुछ भी, अब पूरी में से ये घटाऊंगा तो P की वैल्यू आएगी, इस पूरी में से ये घटाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप डिस्टेंस निकालोगे, साइन अल्फा निकाल लेना, साइन बीटा निकाल लेना, कोस अल्फा निकाल लेना, कोस बीटा निकाल लेना। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 10 अल्फा + β/2। पर कुछ रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए,
इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अगर आपने की है तो ऑन द टिप्स रिजल्ट होते हैं, ठीक है। और रिजल्ट्स आपकी आपकी नॉलेज भी तो ऐड करते हैं, स्पीड भी आपकी बनवाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, मतलब कम से कम जब आप पेपर में बैठते हो तो उस टाइम पे 7-8 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपकी है तो यकीन मानिए 15-20 तो रिजल्ट आपके आपके ऑन द टिप्स रिजल्ट यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर -1/3 इजिकल टू 2 दे रखा है। ये तो एलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आप सभी कर सकते हो। ये पैटर्न है 1/3 प्लस -1/3 को मैं नीचे लेके जाऊंगा, एक्स की पावर 1/3 इजिकल टू 2, ठीक है। और आपसे पूछा है एक्स की पावर 3 -1/x की पावर 3 इजिकल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका। तो सिंपल सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, एलजेब्रा का पहला रूल यही आता है कि हम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट करके देखो, 1 + 1 1 + 1 2 सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसकी कुछ भी पावर कर लो, कितनी भी पावर कर लो, अगर जमा का होता तो हमेशा 2 ही आता है। यहाँ पे 200 लिख दे, यहाँ 600 लिख दे, यहाँ 154 लिख दे, 987 लिख दे, कुछ भी लिख दे, अगर प्लस लिखते तो हमेशा 2 ही आता। लिखा है माइनस तो हमने यहाँ पे x की जगह 1 पुट करी, यहाँ पे 1 पुट करी, 1 - 1 कितना आ गया, 0। बिल्कुल इजी एंड शॉर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y² + 4x + 4y - 3 इजिकल टू 0 दे रखा है और आपसे पूछा है इसके बारे में कौन सा इसके इक्वल होगा। देखो भाई, अब y², अरे तो वही काम नहीं कर रहा बोर्ड अच्छे से, देखो y² + 4x + 4y - 3 इजिकल टू 0। x वालों को एक साइड कर लो, y वालों को एक साइड कर लो तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि देखो हमें भाई पैराबोला का पता है कि y² इजिकल टू 4ax होता है और माइनस लेफ्ट हैंड हो तो -4ax होता है, ये आपको पता है। तो हमें y वाले एक साइड रखते हैं, x वाले एक साइड रखते हैं। तो y वाले इस तरफ रखने के लिए y², ये प्लस में 4y, तो इनको दोनों को मैं उस तरफ लेके चला गया, 4x, चलो 3 को भी इस तरफ रख लूं, नहीं रखते, चलो मर्जी है आपने। 4x क्या हो जाएगा, माइनस का, -3 कितना हो जाएगा, प्लस का। देखो पहला स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्योंकि हमें y² चाहिए तो इसका या तो फिर कंप्लीट का स्क्वायर बना ले, और कंप्लीट का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो कंप्लीट का स्क्वायर बनाने के लिए देखो यहाँ पर a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab होता है, तो 2 से डिवाइड करूंगा मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 4 जोड़ूंगा और 4 इस तरफ 4 जोड़ दिया, इस तरफ भी 4 जोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको देख के मैंने ये अनुमान लगाया कि हाँ 2 का स्क्वायर जुड़ेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो 2 बचा, उसी का स्क्वायर होता है 2ab में, है ना। तो ये किसका स्क्वायर बन गया भाई, y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये कितना बना, -4x + 7, ठीक है भाई यहां तक। देखो अब हमने, चलो एक स्टेप और आगे ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x, ठीक है। देखो अब ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब देखो अगर मैं इसको और उसको कंपैरिजन करूं तो हमें क्या चाहिए, y², तो इसको मैं कुछ भी मान लूं, ABCD पर y में है तो मैं कैपिटल Y मान लेता हूं, इसको y + 2 को कैपिटल Y मान लिया तो क्या बन गया, इसका स्क्वायर मतलब कैपिटल Y का स्क्वायर, ठीक है। -4 क्या आना चाहिए, ax आना चाहिए, मतलब, और इसको मैंने क्या मान लिया, x, इसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल X। बस इतना खेल और आपका क्वेश्चन खत्म। देखो भाई बस आपको कंपैरिजन करना है, y² है, ठीक है, -4 है, लेफ्ट हैंड पैराबोला है, ax, ठीक है। तो ax मतलब यहां से क्या देखने को मिला कि x जो कैपिटल X है इसकी वैल्यू और a की वैल्यू देखो, क्योंकि यहाँ पर a है 1, a की जगह अगर 1 लिखा होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आपके सामने, बताओ भाई क्या करोगे आप। देखो x किसके इक्वल था,
x माइनस 7/4 इक्वल टू, अब किसके इक्वल आया है x और a 1 के इक्वल आया है, तो 1 के इक्वल पुट किया। यहां से क्या निकालेंगे, देखो एलसीएम ले लें यहाँ पे, ठीक है। 4x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 1। ये 4 इस तरफ ले आया मैं, बताओ भाई, यहां पे लिख दूं, माइनस का 7 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7, 7 और 4 11, यही तो आंसर है आपका 4x इज इक्वल टू 11। कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल था आपका। हमने बस y के एक साइड रखे, x वाले एक साइड रखे और हमने स्क्वायर बना लिया, बस कंपैरिजन किया। लेफ्ट हैंड पैराबोला की जो होती है y स्क्वायर माइनस 4ax है, इसको मैंने कैपिटल Y मान लिया, इसको मैंने x मान लिया। अब मैंने कंपैरिजन कर लिया, y स्क्वायर है माइनस है, a की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि 1 यहाँ पर लिखा भी होता 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 1 आ गई, तो भाई x की वैल्यू 1 आ चुकी है। ये x की वैल्यू 1 कैसे आती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता भी दूं तो वो ये है, मान लीजिए लेफ्ट हैंड पैराबोला है, a डिस्टेंस पे, इस तरफ माइनस a डिस्टेंस पे है, इस तरफ a डिस्टेंस के ऊपर आपकी डायरेक्ट्रिक्स बनती है, ठीक है, और a डिस्टेंस पे बनती है और उसके लिए x इक्वल टू क्या हो जाता है, a हो जाता है, ठीक है। तो x इक्वल टू a होता है और इसकी a की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो मैंने x की जो जिसको मैंने x माना था उसको मैंने 1 के इक्वल पुट कर लिया और 1 के इक्वल पुट करने के बाद बस कुछ भी नहीं किया, माइनस 7 था उस तरफ जाके प्लस का 7 हुआ और 4x 7 उस तरफ जाके प्लस का 4x इक्वल टू 11, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट आपको बता रखी है। अब इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट से आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक बातें, वो मैं आपको बताऊं कि x का जो हाईएस्ट पावर होती है, x के हाईएस्ट पावर उसका कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो आपके असिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल नहीं होते, है ना, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, अगर y की पावर भी, ये आपके सामने क्वेश्चन है, y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो वर्टिकल भी असिम्प्टोट नहीं बनते हैं, ठीक है। तो जब ना हॉरिजॉन्टल बनते ना वर्टिकल बनते तो क्या बनते हैं, फिर ऑब्लिक बनते हैं। और ऑब्लिक की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है भाई। अब देखो इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, इस कर्व के अंदर हमें ऑब्लिक बनाना है, तो हमें बस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए इक्वेशन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये 3axy भी इस तरफ ले आया मैं, माइनस 3axy इक्वल टू 0। देखो भाई हमने बस कुछ भी पुट नहीं करना, y की वैल्यू पुट करनी है mx प्लस c, mx प्लस c। देखो भाई x क्यूब प्लस y की जगह क्या रखा mx प्लस c और इसका क्यूब माइनस 3ax, y की जगह फिर से पुट किया mx प्लस c। ये है इजी क्वेश्चन बट थोड़ा लेंथी है, बस और कुछ भी नहीं है। चलो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ तक इक्वल टू में क्या है भाई 0। अब देखो अब इसको ओपन कर लेते हैं और कुछ भी नहीं है, एक्स क्यूब भाई a प्लस बी की 3 क्या होता है a की 3, मतलब m क्यूब x क्यूब a की 3 प्लस b की 3 का मतलब c की 3, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 3m स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, b मतलब क्या है c, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है mx, b क्या है c, तो उसका स्क्वायर माइनस में इसको कर लो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखिए ax यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, amx स्क्वायर, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हुई। अब इस माइनस इसको भी माइनस बनाएगा तो क्या बनेगा माइनस 3ax और c, ax और c इक्वल टू में क्या दे रखा है 0। कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल कराया मैंने, एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस दिस हमने बस इसका क्यूब ओपन किया,
इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या करना है, आपको करना है x, जो x की पावर्स वाले हैं उनको कॉमन निकाल लो। ये इसमें x क्यूब है, इसमें x क्यूब है, इसमें से मैं x क्यूब कॉमन निकाल लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर बच गया m का क्यूब। ठीक है भाई, ओके, x क्यूब वाला। अब x स्क्वायर वाला किस किस में से कॉमन निकल सकता है, देखो x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर यहाँ पर है, तो प्लस x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 3m स्क्वायर c, और यहाँ पर क्या बचा भाई x स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद -3am। ठीक है भाई, वेरी गुड, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, अब x क्यूब आ गया, x स्क्वायर आ गया, x का और निकाल लो। ठीक है, x किस किस में से निकल जाएगा, इसमें से निकल जाएगा x और इसमें से निकल जाएगा x। ठीक है, तो देखो जब मैंने x कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा 3mc स्क्वायर और यहाँ पर बचा -3ac, x चला गया छोड़ के इनको। ठीक है भाई, x जाने की खुशी अलग ही होती है ना, x जा चुका है इक्वल। अच्छा, फिर बचा क्या था c क्यूब, बचा क्या था c क्यूब, और इक्वल टू में क्या था 0। ठीक है, अब असिम्प्टोट की आप जब इसका कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन में हमें क्या मिलता है कि भाई इस तरफ अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0x, मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हम कंपैरिजन कराते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। जब हम कंपैरिजन कराते हैं या फिर आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तभी सारी चीजें 0 भी होंगी, क्योंकि वैसे कराते तो कंपैरिजन ही है। बट एक लेमन लैंग्वेज की मैं बात बताऊं तो लेमन लैंग्वेज में यही है, क्योंकि इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो जब इनकी वैल्यू 0 होगी तभी इक्वल टू 0 आएगा। वैसे कंपैरिजन कराते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखो भाई कुछ चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। तो इसको भी 0 पुट कर दो, इसको भी 0 पुट कर दो, इसको 0 पुट किया तो 1 प्लस m क्यूब इक्वल टू 0, तो m क्यूब इज इक्वल टू -1 और m की वैल्यू आ गई -1 आ गई। ठीक है, ये पहली चीज आ गई। ठीक है, दूसरी चीज यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो हमें असिम्प्टोट की इक्वेशन के लिए, ऑब्लिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक m चाहिए होता है और एक c चाहिए होता है। उसी के लिए ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। m की वैल्यू आ चुकी है, c की और चाहिए। देखो इसको मैंने इक्वल टू पुट किया कि 3m स्क्वायर c -3am इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो m की जगह मैंने क्या पुट कर दिया -1, तो यहाँ कितना हो गया 3c -3 प्लस 3a इक्वल टू 0। ये -1 है भाई, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3c इक्वल टू कितना आ गया 3a के इक्वल आ गया, और 3 से 3 गया तो c किसके इक्वल आ गया -a के। बस पुट कर दो, क्या पुट करेंगे, क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, y इक्वल टू m की जगह क्या रखेंगे -1 तो -x, और c की जगह क्या रखेंगे -a। ठीक है, अब इसको इन दोनों को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो y -x इस तरफ आगे प्लस का x, -a इस तरफ आकर प्लस का a, और इक्वल टू क्या हो गया 0। यही आपका आंसर है, x प्लस y प्लस a इक्वल टू 0, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था हमें, बस जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें y की जगह mx प्लस c रखा, उसका क्यूब ओपन कर दिया, यहाँ पर रख दी y की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दी, x वाली जितनी भी पावर्स हैं उनको कॉमन निकाल लिया, x क्यूब को, x स्क्वायर को और x को कॉमन निकाल लिया। x में से इसका मैं निकाल के इसको 0 पुट करके करता भी क्या, मुझे सिर्फ 2 ही वैल्यू चाहिए थी इस इक्वेशन के लिए, वो m और c, और वो यहाँ तक आ चुकी है, तो मैं और इतना पेन चला लिया, उतना ही काफी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर बात आ जाती है प्रैक्टिस की। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होने चाहिए, थोड़ा 1-2 रिजल्ट और बता दूंगा आपके लिए। ठीक है, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा, इसकी जगह अगर आपको एग्जामिनर ये भी दे देता, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू 0, और आपसे इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए।
कोस हो या साइन हो, आंसर आपका क्या होगा, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होगा। बट अगर ये मल्टीप्लाई में आ जाते तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता, फिर रिजल्ट हो जाता n पाई प्लस माइनस पाई/3। ये मल्टीप्लाई में हो जाते तो इसका आंसर ये आ जाता। ठीक है भाई, बस डायरेक्ट रिजल्ट पता हो, कोस हो तब भी यही रिजल्ट आएगा, साइन हो तब भी ये रिजल्ट आएगा। इसके अलावा एक और आप लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई/4, ये भी आपके एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, पाई/4 की टर्म में अगर उसको देना है तो एडिशन का ही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, एडिशन का ही बता रहा हूँ, कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसी रिजल्ट की जगह ये भी लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई/4। ये रिजल्ट याद के ऊपर है कि आप कितने रिजल्ट याद है। और मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या आ सकता है, पाई/8। इसकी जगह दूसरा रिजल्ट हम क्या यूज करते हैं, n पाई प्लस माइनस पाई/3 की जगह 2n प्लस 1 पाई/8। ये बात है सारी रिजल्ट्स की, कितने रिजल्ट्स याद हैं, कितनी कैलकुलेशंस याद हैं, वही चीज है जो आपको मैथ्स के अंदर आपकी स्पीड बनवाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत भी दे रखा है हालांकि एचटेट वालों ने, बट इजी है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे भाई, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53 आपको चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको x की पावर 53 चाहिए। और x की पावर 53 कब होगी, जब m की वैल्यू कितनी होगी, 47 होगी। ठीक है, x की पावर 53 कब होगी, जब यहाँ पर 100 में से 47 घटाओगे तभी तो x की पावर 53 होगी। तो आपको पता है 100C47, 100C47 प्लस में भी है माइनस में भी है, बट इन्होंने तो गलत ही दे रखा है, क्योंकि 100C53 को भी तो 100C47 लिख सकते हो, ये तो आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है बाइनोमियल कोफिशिएंट में और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, गलत दे रखा है, बट बात सिर्फ इतनी है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखो ये चीज यहीं से सोच के निकाली जा सकती है कि जब माइनस की पावर कितनी हुई थी, 53, मतलब माइनस की पावर ओड है तो वो माइनस आप खत्म नहीं कर पाओगे, तो माइनस आएगा, मतलब ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 3 और 4 आपका आंसर ठीक होगा, बस इतना सोचना था और आंसर निकालना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। xn इज इक्वल टू कोस पाई/2n। अब इलर थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, इलर थ्योरम क्या कहती है भाई, बोलो, प्लस आइटा साइन थीटा e की पावर आइटा थीटा, ये है आपकी इलर थ्योरम, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बस इसी का यूज कर रखा है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन आपके सामने है, x की पावर n इज इक्वल टू कोस पाई/, सीधा मैं स्टेप पे आ जाता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। भाई ये आपकी x1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ पे x1 आएगा फिर x2 आएगा, मतलब n की जगह 1 आएगा फिर n की जगह 2 आएगा। तो पुट कर लेते हैं और आपका पता चल जाएगा क्या होगा। जब मैंने इसको पुट किया तो कोस 1 पुट किया तो क्या आया, कोस पाई/2, 2 की पावर 1 हुआ, क्योंकि n की जगह 1 ले लिया है मैंने, x1 निकाल रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, x1 निकाल रहा हूँ तो n की जगह 1 पुट किया, पाई/2 आ गया, प्लस में आयटा, प्लस में आयटा साइन। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पाई/2। और ये किसके इक्वल है भाई, e की पावर। अब यहाँ पर अगर थीटा था तो आयटा थीटा था, पाई/2 है तो क्या आ जाएगा, आयटा पाई/2। ठीक बात है, कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने यूज किया इलर थ्योरम का। ठीक है, ऐसे ही आप x2 निकालोगे तो भी वैसे ही आएगा, कोस। अब बस जहां पे 1 था, 2 की पावर n थी तो 2 और 2 आया, 2 की पावर 2 और कर दिया, मतलब 4 और 4। ठीक है, तो मतलब पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4, इतना किया। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई/2 था तो आयोटा के साथ पाई/2 आ गया था, और ये आ जाएगा पाई/4। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म x3 आएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 मतलब पाई/8, पाई/8 e की पावर आयटा पाई/8, ये जाएगा xn तक, ये जाएगा कहां तक, xn तक। अब इन्फिनिटी तक, सॉरी यहाँ ये कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा भाई।
अब जब इन्फिनिटी तक जाएगा इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, x1 इंटू एक्स2 इंटू x3 अप टू इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, x1 इंटू एक्स2 इंटू इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बनेगी, e की पावर आइटा पाई बाय 2, दूसरी टर्म है e की पावर आइटा पाई बाय 4, ऐसे ही तीसरी टर्म आएगी e की पावर आइटा पाई बाय 8, और ये भी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। दोनों इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आपके सामने है। e की पावर आइटा मैंने कॉमन ले लिया पावर में से, आइटा देखिए तो क्या निकला, आइटा जब कॉमन लिया तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, मल्टीप्लाई में हम को ऐड कर दिया हमने, और आगे जाएगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है, ये कौन सी सीरीज बन रही है, पाई बाय 8, ठीक है। ये कौन सी सीरीज बन रही है, ये एक जीपी सीरीज बन रही है जिसके अंदर ए क्या है, पाई बाय 2 फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो क्या है आपका 1/2। तो सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई आइटा ए, इसका क्या होता है, यहां पर लिख दूं थोड़ी सी जगह में, a अपॉन 1 माइनस आर, जब इन्फिनिटी तक होता है ना। तो बस इतना ही करना है, a कितना है, पाई बाय 2 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2 1/2, 2 से 2 गया, तो e की पावर आइटा पाई, क्या है भाई, e की पावर आइटा पाई, e की पावर आइटा पाई, ये आ गया। अब e की पावर आइटा पाई आया है, यहां से आ गया ना e की पावर आइटा पाई, ठीक है। अब देखो अगर पाई आया है तो दोनों जगह पाई होगा, टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग कोस पाई प्लस साइन पाई, ठीक है यहां तक, वेरी गुड। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, ये क्या है आइटा, ठीक है आइटा। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी -1, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आपका आंसर कितना आ गया -1, ठीक है। कोस 120 की -1/2, कुछ वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच गिव्स 2 एज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू। देखो भाई सिंपल सा है, आपको कर भी लिया होगा आपने, मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो जो सबसे पहली डाली थी EMRS TGT क्लास फर्स्ट, ठीक है, उसमें आप जाके देखोगे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको करा रखा है, कुछ भी नहीं है, नंबर मानना है, पहले 101 है ना, 3 डिजिट नंबर 101 ही आएगा, फिर 104 आएगा, ऐसे ही लास्ट नंबर 998 आएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, लास्ट टर्म आ जाएगी 998, और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3 का। आप n/2 a प्लस l से आप आंसर निकाल लोगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन करा रखा है, आपने देखा होगा, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा, ठीक है। तो AP वाली वीडियोस आपने देख ली होगी, तो आंसर आपने निकाल लिया होगा। देखिए द सीरीज इज, ये आपकी सीरीज दे रखी है, आपसे पूछा है कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटरी होगी। अब ये आपको कोची रूट टेस्ट आपको पता होना चाहिए, कोचीज रूट टेस्ट क्या कहता है। बस वैसे तो आपका इसका आंसर 1 सेकंड में है, आपके सिलेबस में है भी नहीं है, ठीक है, एनालिसिस आपके पेपर में है भी नहीं है, फिलहाल हटा दिया गया है, तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, आपका रिवीजन हो जाए। तो जब क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर 1/n इक्वल टू l, अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होती है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो भी कन्वर्जेंट होती है, और जब ग्रेटर देन 1 में एक से बड़ी बात जाएगी, ग्रेटर देन 1 में क्या आ गया भाई, डाइवर्जेंट। सॉरी बोला ठीक था, लिखा गलत गया, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, एक से अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएंगी तो डाइवर्जेंट में रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर 1 के इक्वल आ गया तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल, टेस्ट फेल आ जाता है, ठीक है। ये आपके कोची रूट टेस्ट बोलता है, ठीक है। तो इसकी ये आपको an दे दिया, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है,
और ये ए एन है, क्या दे दिया, एन प्लस अंडर द रूट एन इसकी पावर एन बटे 2 की एन इंटू एन प्लस वन। देखो इसकी पावर कंप्लीट ही क्या पावर करनी है, 1/n, और इसका आंसर निकालना है। अब देखो वैसे तो इसको 1/n को मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, फैक्टर करोगे और फिर लिमिट पुट करोगे तो आंसर आ ही जाना है। बट एक नॉर्मल बेसिक सा भी मैं अगर सिंपल बताऊं, 1/∞ क्या होता है, 0 के अप्रोक्स मान लेते हैं, वैसे 0 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर ही की पावर भी इन्फिनिटी जाएगी। 1/∞ 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 के इक्वल मान लेते हैं, वो जो किस में आता है, लेस देन 1 में, और लेस देन 1 किस में आता है, आंसर कन्वर्जेंट में। तो यही आपका आंसर है। जब अंदर ले जाके देखोगे बिल्कुल यही आएगा, कुछ भी नहीं है, लास्ट में आपके पास बन जाएगा 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, वहां पर भी 1/n करोगे तो भी आंसर 1/∞ 0 करके 0 इंटू समथिंग करके 0 ही लेके आओगे, तो आंसर वही आना है, कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो इतना ज्यादा मैं इस पे ध्यान मैंने दिया नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लोप्स का क्वेश्चन आपके सामने है। देखो भाई, देखो इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन, आपके पास लाइन दे रखी है जनरल, पहले जनरल लाइन लिख लूं मैं। जनरल लाइन क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by², ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। अब बस आपसे यही पूछा है कि स्लोप्स, अब स्लोप्स का भी आपको पता है, पहले जनरल इक्वेशन में ही बता दूं क्या पूछा है, सम ऑफ स्लोप्स मतलब m1 प्लस m2। क्या होता है m1 प्लस m2 भाई, -2h/b। ठीक है, ये किसके इक्वल बताया है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स के इक्वल बताया है। प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, स्लोप्स a/b। ठीक है, a ये रहा, b ये रहा, h ये रहा। बस आपको इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना है, आंसर आपका विद इन 2 सेकेंड आपके पास होगा। देखो ये दोनों इक्वल बताए हैं ना, पहले इन्हीं को इक्वल कर दो, -2h/b इक्वल टू a/b, तो b तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो -2h इक्वल टू a ये आएगा। अब ये वैल्यू लेनी किससे है, इससे लेनी है। ठीक है, -2, h की वैल्यू क्या है, h ही है भाई, a की वैल्यू कितनी है, 4। भाई जो a क्या होता था, x² का कोफिशिएंट होता था, तो मैंने इसकी जगह पुट किया 4, 2 से 2 कटा, ये माइनस इस तरफ आया, h की वैल्यू कितनी आ गई, -2, 2 h की वैल्यू आ गई। ठीक है, h की वैल्यू हमें निकालनी थी, इजी था, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि आपकी स्लोप्स का एडिशन किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है जनरल इक्वेशन के अंदर, आप बहुत इजीली इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f(x) इज इक्वल टू log बेस टू द e(x + 1 + 1/x², देन f इनवर्स x। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए विद इन फ्यू सेकंड्स हम कैसे करते हैं, ज्यादा नहीं है, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है। देखिए f(x) की वैल्यू दे रखी है, f इनवर्स x निकालना है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए f इनवर्स x जो निकालना है उसको मैंने मान लिया y। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हम पुट करते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ वो नहीं कहता, ABCD कुछ भी मान लो, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। f इनवर्स उस तरफ गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ y। ठीक है, अब f ऑफ y क्या होगा, f ऑफ x ये है, f ऑफ y क्या होगा, जहां पर x है वहां पर y पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करोगे, log रेज़ टू द e y प्लस अंडर द रूट 1 प्लस y²। ठीक है भाई, अब इसकी इक्वल, ये किसके इक्वल होता है, आपको सबने पता, 11th 12th में ही आपने पढ़ लिया होगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, जो भी आपका x में है तो x, y में है तो y। ठीक है, और ये किसके इक्वल चल रहा है, x के इक्वल चल रहा है। अगर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इस तरफ, मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y। ठीक है, और y हम क्या लेके चले थे, इनवर्स x, इनवर्स x, यही तो हमें निकालना था, x की टर्म में साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की वैल्यू क्या होती है,
e की पावर x बाय 2। डायरेक्ट आपको साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक सभी की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने सभी ने पढ़ा होगा। बिल्कुल सिंपल था, इजी था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, लेट ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ द अबेलियन ग्रुप। ये आपका अबेलियन ग्रुप दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है उसका ओ और ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है m, ऑर्डर ऑफ बी दे रखा है n और ऑर्डर ऑफ ए भी पूछा है। भाई सिंपल सी बात है, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए कितना दे रखा है? ये एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कितना दे रखा है? m, ऑर्डर ऑफ बी कितना दे रखा है? n। यही आपका आंसर है ऑर्डर ऑफ ए बी। बताओ, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, आंसर आपका आ गया है ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बस थोड़ा सा 1% कैलकुलेटिव है, बहुत इजी है, समझोगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसके इक्वेशन है अल्फा, रूट्स है अल्फा और बीटा। Vn की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको क्या चाहिए? Vn+1 और Vn-1, क्योंकि आपके ऑप्शन आपको यही शो कर रहे हैं। ठीक है, तो निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपके सामने होगा। देखिए कैसे, पहले Vn से शुरुआत करो या उससे शुरुआत करो? पहले चलो उससे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आगे निकालने तो पड़ेंगे। ये आपको रूट्स x² - ax + b = 0 है। तो बताओ भाई, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a। ठीक है, तो भाई देखो, -b की जगह क्या है? माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a क्या है? x² का कोफिशिएंट मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? a आ गई। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। ठीक है, c कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें किसके इक्वल? b के इक्वल, और a क्या दे रखा है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 1। इसका खेल यहीं तक खत्म। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Vn की वैल्यू दे रखी है और Vn+1 n-1 रखना है, बस कुछ नहीं है। वैल्यू पुट करो और आंसर मिलेगा आपको। Vn = अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n आपको दे रखा है। हमें चाहिए n+1 और n-1, तो n की जगह n+1 पुट कर दो एक बार, और एक बार n की जगह n-1 पुट कर दो। देखो, n की जगह n+1 पुट किया तो अल्फा की पावर क्या आई? n+1। बीटा की पावर क्या आई? n+1 आ गई। n-1 क्या हुआ? n की जगह n-1 पुट किया तो अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1। इनका हम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने दिया है तो यूज तो होना बनता है इनका। अब देखिए क्या करना है, बस हमें अल्फा बीटा रूट्स का यूज करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कॉमन चाहिए हमें कहीं ना कहीं से। तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, इस सेक्शन से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड रख लेते हैं। ठीक है, सबका यूज करेंगे एक बार। अल्फा प्लस n, अल्फा की पावर n+1 है, प्लस बीटा की पावर n+1 है। इसमें मैं, बोलो भाई, अल्फा की पावर n बीटा जोड़ दूं और अल्फा की पावर n बीटा घटा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे कॉमन चाहिए जहां पे मैं अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर पाऊं और आंसर निकाल पाऊं। ठीक है, ऐसे ही बीटा की पावर करनी है कि अल्फा बीटा की पावर n, और ऐसे ही अल्फा बीटा की पावर n। मुझे दोनों में से कॉमन लेने का मैंने अपना जुगाड़ कर लिया है। एक बार अल्फा की पावर n बीटा प्लस माइनस किया, एक बार अल्फा बीटा की पावर n प्लस माइनस किया। अब मैं दोनों में से इजीली कॉमन ले पाऊंगा। देखो, इसमें से और इसमें से कॉमन क्यों लेना चाहता हूं? क्योंकि वैल्यू पुट करनी है तभी आंसर आएगा, बिना वैल्यू पुट करे आंसर आएगा नहीं। इसलिए साइड में क्या चल रहा है? Vn+1 चल रहा है। ठीक है, ओके। इसमें से और इसमें से अल्फा की पावर n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अल्फा की पावर n गया तो क्या बचा? अल्फा, और यहाँ पर क्या बचा? बीटा। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया? वेरी गुड। अब देखिए इस बीटा वाले का खेल। इस बीटा वाले में से भी मैंने बीटा की पावर n कॉमन ले ली, प्लस बीटा की पावर n कॉमन ली,
तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया बीटा और यहाँ पर बच गया अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर बीटा बचा, यहाँ पर अल्फा बचा। ठीक है, अब आगे देखो, इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम अल्फा और बीटा, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें अल्फा बीटा है, इसमें भी अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, और अल्फा बीटा कॉमन लेने के बाद तो क्या बच गया भाई, अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1। थोड़ा काम चल ही जाता, बीटा की पावर n-1। ठीक है, यहाँ था, बस इतनी सी मेहनत और आपका क्वेश्चन आपके सामने सोल्व हो चुका है। इस साइड था कितना, vn+1। बस एक स्टेप चलो और थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, कॉमन था निकाल लिया कॉमन अलग, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ क्या बच गया, इन दोनों में से जब मैंने ये कॉमन निकाला तो अंदर बच गया अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ठीक है, और माइनस ये एज इट इज अल्फा बीटा, अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1। देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू है, आई ना यूज, ठीक है, इतनी देर के बाद यूज आई है बट आई। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ए, साइड में क्या चल रहा है, vn+1। ठीक है, मतलब ऑप्शन ये होगा या ये होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी ए। ठीक है, इसमें तो आंसर आ गया आपका ए। चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार, ए आ गया भाई, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर 1, ये किसकी वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, vn। ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था भाई, b आया था, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हुआ है, अल्फा की पावर n-1 बीटा की पावर n-1, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, vn-1 की वैल्यू है, vn-1 की वैल्यू है। यही आपका आंसर है ऑप्शन 1। कुछ नहीं किया, बस हमने इक्वेशन थी उसमें से इसके रूट्स का सम निकाला, जो माइनस बाई बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट निकाला सी बाई ए होता है, उनकी जगह बस वैल्यू पुट करी, n+1 था हमारे पास, क्योंकि हमने देखा ऑप्शन में n+1 और n-1, तो बस उनकी वैल्यू पुट करी, n की जगह n+1 और n की जगह n-1, तो दो इक्वेशन आ गई। मुझे कॉमन लेने के लिए बस मैंने ये स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या जोड़ूं क्या घटाऊं जिससे मुझे कॉमन मिल जाए अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की टर्म ही जोड़नी घटानी पड़ेंगी, तो अल्फा की पावर n बीटा जोड़ा घटाया, अल्फा बीटा की पावर n जोड़ा घटाया, और हमने आंसर निकाला लास्ट में और इनकी वैल्यू पुट कर दी और आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है 150, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ द सर्कल। देखिए, ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट यूज होता है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे, देखो भाई, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल x माइनस ए का स्क्वायर, दो इक्वेशन आपको दे रखी है, दो सर्कल आपको दे रखे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए O, ये मान लीजिए O डैश। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी P Q। ठीक है, ये जहाँ पर काटते हैं इसको मान लीजिए R, ये यहाँ पर रेडियस, ये यहाँ पर रेडियस। आपको जनरल फॉर्म पता है, जनरल फॉर्म क्या होती है आपके सर्कल की, x² प्लस y² इजकल टू r², जो कि रेडियस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, x माइनस x1 वो 0 होता है, यहाँ पर ओरिजिन होता है, इसलिए 0 0 हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो देखो r क्या है, रेडियस, इसके केस में क्या है c, इसके केस में क्या है c, तो दोनों के सर्कल के केस में रेडियस की वैल्यू दे रखी है c। ठीक बात है, पहली बात। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पहले वाले सर्कल में क्या है, x के साथ a है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है a और y की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि देखो इसमें दोनों की वैल्यू 0 होती है, x माइनस 0 नहीं लिखते, y माइनस 0 नहीं लिखते, तो कोई फायदा नहीं है उनका, तो बस सीधा यहाँ पर x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0 है। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में क्या आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू b है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b है। ठीक है, देखो भाई, हमें चाहिए इसकी लेंथ, और ये जो o डैश है ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब पी आर की वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, अब पी आर की वैल्यू के लिए अब हमें फिर ये जो पॉइंट है ये लेंथ चाहिए, क्योंकि इसका स्क्वायर
इसके स्क्वायर में से जब ये घटाऊंगा तभी तो ये आएगी, सी का स्क्वायर में से अब इसकी और चाहिए। अब ये आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप निकालोगे तो सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ऐसे भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इस जीरो में से ए घटाया ए स्क्वायर आया, अब जीरो प्लस बी स्क्वायर, भाई इतना ही है, टू तो आना ही नहीं है। ठीक है, चलो देखो भाई अब आगे क्या करना है हमें, ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है ओ डैश की वैल्यू आई है कंप्लीट। हमने जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो इसमें से निकालने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है अंडर द रूट। अब हमें चाहिए सिर्फ इतनी, ये जो आपकी कोड होती है ये दोनों इक्वल रेशियो में काटती है, बराबर भागों में बांटती है, तो इसका मतलब क्या है, तो अगर सिर्फ मुझे ओ आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये है ओ डैश की वैल्यू, ठीक है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, ओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका आधा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बटे 2। मैं एक स्टेप आगे पहुंच गया था, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ओ आर की वैल्यू नहीं निकालनी थी हमें, पहले ओ डैश और ओ आर की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब देखो भाई हमें इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, बस वही करना है, इसके स्क्वायर में से, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से सी के स्क्वायर में से घटा दिया इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए की 2 प्लस बी की 2 बटे 4 घटा दिया, और आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पी आर स्क्वायर की वैल्यू। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाया, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाया, तो लंब का स्क्वायर आ गया, मतलब ये। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, एलसीएम ले लिया, 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट के डिवाइड में 4। यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट है, ओपन होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, बराबर है पी आर स्क्वायर। तो देखो भाई अब इसका अंडर द रूट करोगे, जो स्क्वायर है इस तरफ से आगे अंडर द रूट बन जाएगा, तो ये इस कंप्लीट का अंडर द रूट बना, इस स्क्वायर को हटाया हमने, इस तरफ आगे अंडर द रूट बना, ये 1/4 उस बाहर ले गया तो क्या बन जाएगा 1/2, और अंडर द रूट क्या बना 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू पी आर। पर पी आर की वैल्यू नहीं निकालनी, पी आर की वैल्यू नहीं निकालनी, पी क्यू की निकालनी है, आधी आ गई तो दुगुना कर दोगे, ठीक है, पी क्यू के लिए क्या कर दोगे 2 गुना। अब दुगना करोगे तो ये वाला कट जाएगा, आपके पास सिर्फ इतना बचेगा अंडर द रूट 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ इतना 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। अगर आपको सारी चीजें समझ आई हैं तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।